गुड मॉर्निंग 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अध्याय 2 संघवाद। इसके पहले वाली वीडियो में हमने भारत में स्थित संघीय व्यवस्था के बारे में जाना था। आज ही हम बताएंगे कि इसमें कैसे संघीय व्यवस्था चलती है। तो संघीय व्यवस्था की कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का है, होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय किसे जाता है? लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र, मतलब हमारे यहाँ भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थित है। ये भारत में जो 1947 का जो भारत था उस समय का यहाँ पर मैप दिया है पेज नंबर 18 पर, कि किस तरह से ये छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, अलग अलग रियासतें थी इसमें। और देखो यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा है, और इस तरह से ये भारत का मैप है। अब इसी संघवाद की भावना और विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। तो कुछ प्रमुख बातों पर हम गौर करें जिनसे पता चलेगा कि यह काम किस तरह हो पाया है। सबसे पहले हम देखेंगे भाषाई राज्य, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग प्रांतों में भाषा के आधार पर जो गठन है वो हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। सबसे बड़ी परीक्षा क्या थी? भाषाई राज्य। तो भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। जब भारत को आज़ादी मिली तभी से लोकतंत्र की राह पर उसे अपनी यात्रा शुरू करना थी। उस वक्त से लेकर आज 2019 तक का यहाँ पर बताया गया है कि राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। क्या कि अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और नए प्रांत बनाए गए हैं, और कई प्रांतों की तो सीमाएं, क्षेत्र और नाम तक भी बदल लिए गए हैं, जैसा कि अभी हमने मानचित्र में देखा। इस मानचित्र को हम जब ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ जो प्रांत थे उनके नाम बदल दिए गए हैं और कुछ की सीमाएं बहुत अलग कर दी गई हैं। तो नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। कब काम किया गया? ये 1950 में। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल और जातीयताओं के आधार पर उनकी विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। जैसे उदाहरण के लिए नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। इसे सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि उनकी संस्कृति, भूगोल और जातीयता को भी देखते हुए उन्हें अलग राज्य दे दिया गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश में फूट डल जाएगी या वो देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल भी दिया था। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। अब यहाँ पर जो दिया है चित्र वो भी प्रांतीय राजनीति का दिया है कि किस तरह से अलग अलग प्रांतों में हमारा देश बटा हुआ है। अब आता है भाषा नीति। तो भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया है। हिंदी सिर्फ 40वीं सदी लगभग भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते क्या है कि उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं और राज्यों का अपना अधिकांश काम वो उसी भाषा से मतलब उस भाषा का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन जब राज्यों का काम होता है तो उन्हें राजभाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी
भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप ही ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा और राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई हिंदी भाषा बोलते हैं। अब भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद क्या टॉपिक है, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र का राज्य के साथ क्या संबंध है। तो केंद्र राज्य संबंध में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप ले लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्तता संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य के अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। और उन दिनों जो था कि केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। उस समय ऐसा होता था और यह संघवाद की भावना पर प्रतिकूल काम था, उसके अनुरूप नहीं था वो काम। अब देखा जाए कि 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई है। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ है, उदय हुआ है और केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी रूप देखने को मिलता है। चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर यानी उनको अपनी पार्टी में शामिल करके सरकार बनानी पड़ती है। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्यों को स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। ये एक नई शुरुआत थी संस्कृति को बढ़ावा देने की। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना और केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी रही है। अब यहाँ पर कुछ इस पेज पर, पेज नंबर 21 पर कुछ चित्र दिए हैं। ये जो पहला चित्र है, ये राज्य कुछ और शक्तियाँ मांग रहे हैं, यानी राज्य के पास जो शक्तियाँ हैं। और ये कुछ राज्य दिए हैं, जैसे यहाँ पर केरला है, मद्रास, और क्या दिया है, बंगाल, बिहार। ये अपने अपने मांग कर रहे हैं। गठबंधन सरकार की कुर्सी बताई गई है यहाँ पर चित्र के द्वारा कि गठबंधन सरकार किस प्रकार से होती है। कार्टूनिस्ट ने इसमें बताया है कि केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध कैसा होता है। ये कुछ नेताओं के यहाँ पिक्चर दिए हैं और फिर वो सरकार जो मेन है वो वहाँ पर ऊपर बैठे हैं। इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से भी लोगों तक अपनी बात पहुँचाई जाती है ताकि लोगों को ये बात समझ में आ जाए। तब यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है, बाकी जो आगे का लेसन है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।